Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Isha Vishwakarma and you're watching Trade with Isha channel, जहाँ पे हम Forex का क्रैश कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं. यानी दिस इज़ वीडियो नंबर 2 यानी वॉल्यूम नंबर 2 जहाँ पे हम सारी चीज़ें आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं. तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला है. दैट्स सो गुड फॉर मी एंड थैंक यू सो मच. बाकी इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस ये है, बेसिकली देखो मैं पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए बोर ना हो जाओ आप लोग, इसलिए मैं इसको सेकंड मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी. बेसिकली इसमें लेवरेज बताना था, बट पिप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर पाओगे और आपका पिप का इवैल्यूएशन अच्छा रहेगा. और उसके बाद से जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए लेवरेज हम इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे. ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है, इसलिए आपको कवर करना ज़रूरी है. एंड मेक श्योर अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लेना ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए. एंड चलो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट क्विकली इनटू द वीडियो. बट उससे पहले मैंने आपसे बोला था कि इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना आप. तो अगर आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे नोट्स ज़रूर लिख देना. मैं समझ जाऊंगी कि आपने नोट्स बनाया है, प्रॉपर रीडिंग की है, प्रॉपर सब कुछ देखा है. और अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसे बाउंस हो जाएगा. सो मेक श्योर इसके पहले वाला वीडियो देख लेना. अगर आपको नहीं पता कि वीडियो कहाँ से देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लेना. ओके, एंड लेट्स गेट क्विकली इनटू द वीडियो, जिसमें सेक्शन नंबर 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. जिसमें सेक्शन नंबर 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. सो हियर स्टॉक मार्केट सॉरी गाइस फॉरेक्स मार्केट के मैकेनिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे करता है सबसे पहले हम ये समझेंगे. ठीक है, तो फॉरेक्स बेसिकली क्या होता है मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है. ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स लाइक एनी अदर ट्रांजेक्शन वेयर यू आर बाइंग वन एसेट, यानी एक करेंसी का यूज़ करके आप एक एसेट खरीदते हो. ठीक है, जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो और वहाँ पे आपका एक ट्रांजेक्शन होल्ड होता है. ठीक है, वो एक प्रॉपर ट्रेड क्या होता है, बाइंग सेलिंग होती है ट्रेड, तो उसी को हम कहते हैं. यानी एक करेंसी एक एसेट को खरीदने के लिए आप अपनी करेंसी का यूज़ करके दूसरे करेंसी को सेल करते हो, यानी एक करेंसी को खरीदने के लिए दूसरे करेंसी को सेल करते हैं हम बेसिकली. ठीक है, इन द केस ऑफ फॉरेक्स द मार्केट प्राइस टेल्स अ ट्रेडर हाउ मच ऑफ वन करेंसी इज रिक्वायर्ड टू परचेज अनदर. यानी यहाँ पे हमें एक ट्रेडर को ये पता चलता है कि कितने ज़्यादा प्राइस की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक करेंसी को बाई करने के लिए और एक करेंसी को सेल करने के लिए. ठीक है, यानी हमें अपनी कितनी करेंसी सेल करनी पड़ेगी तब हम उस करेंसी को बाई कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दैट हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स. यानी 3 मार्केट आवर्स होते हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं. सबसे पहला होता है स्पॉट मार्केट आवर्स, उसके बाद आता है फ्यूचर मार्केट आवर्स, उसके बाद आता है फॉरेक्स मार्केट आवर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉरेक्स के मार्केट आवर्स के बारे में. देखो सबसे पहली चीज़ द प्राइमरी फॉरेक्स मार्केट वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी. यानी इमीडिएट डिलीवरी प्लेस करने के लिए जो भी करेंसीज को हम खरीदते या बेचते हैं वो हमारा फॉरेक्स मार्केट का प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी आर होता है, प्राइमरी स्पॉट होता है. फिर ट्रांजैक्शंस टिपिकली सेटल विद इन 2 बिजनेस डेज. आपके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपके 2 बिजनेस डेज में क्लियर हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं. उसके बाद से द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग ड्राइवन बाय रियल करेंसी एक्सचेंज रेट. यानी जो आपकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग का, वो एक रियल टाइम करेंसी के एक्सचेंज रेट्स पे ही डिपेंड करता है. ओके, फिर आते हैं आपके फ्यूचर मार्केट आवर्स, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहता है. यानी आप कितने अमाउंट से एक्सचेंज कर रहे हो, यानी किस करेंसी में एक्सचेंज कर रहे हो, फ्यूचर ऑन विच स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट. यानी इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज अ सेट अमाउंट ऑफ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट. तो देखो स्पॉट मार्केट आवर्स हो गया या फ्यूचर मार्केट आवर्स हो गया, ये दोनों उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा बहुत
कहते हैं ना, एक आपको नॉलेज पर्पस के लिए आप ये सारी चीज़ें जान सकते हो। और यहाँ पे मैंने पीपीटी में इसको इंक्लूड भी कराया है कि आप इन केस अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत दे सकता है फ्यूचर में, तो आप इसको पढ़ लेना। बाकी हमें जो ज़रूरत है दैट इज़ आपका फॉरेक्स मार्केट आवर्स, जो हमें जानना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से सेशंस होते हैं, कौन कौन सी टाइमिंग्स होती हैं, कौन कौन से वॉलेटाइल सेशंस होते हैं, पेयर्स होते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। तो देखो, आपको पता है कि 24 घंटे यानी 24/5 आपका मार्केट ओपन रहता है, ऑपरेट होता है अक्रॉस डिफरेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका लंदन हो गया, यानी देखो 4 सेशंस होते हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और सिडनी सेशंस होते हैं, जिसमें आपको पता होगा कि सारे सेशंस की टाइमिंग अलग अलग है और सारे सेशंस में आपकी वोलेटिलिटी अकॉर्डिंगली प्लेस होती है। यानी आपका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मैंने बताया था ना कि एशिया में जब सन होगा तो वो जब उधर जाएगा इधर जाएगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है कि सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं। और देखो, सबसे ज़्यादा अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो यहाँ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस सेशन में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है, कि यानी हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं वहाँ पे। तो वो होता है आपका जब 2 मार्केट सेशंस ओवरलैप होते हैं, वहाँ पे हाई लिक्विडिटी परफॉर्म होती है। तो वो होती है स्पेशली ड्यूरिंग द लंदन न्यूयॉर्क सेशन, जिसकी टाइमिंग होती है 7 बजे, यानी शाम के 7 बजे से लेके 12 बजे तक, समझ रहे हो, रात के 12 बजे तक। तो वो हाई लिक्विडिटी होती है वहाँ पे मार्केट में। और जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप होता है तब वहाँ पे हमारा ये सेशन ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद से हमारा आएगा दैट व्हाट इज़ पेप, उसके बाद व्हाट इज़ पिपेट एंड हाउ टू रीड अ करेंसी कोड पेयर। ये सारी चीज़ें मैंने कॉपी पे नोट डाउन की है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद जो वीडियो चलेगा उसको प्रॉपर समझना, उसके वजह से आपको पता चलेगा कि पिप, पिपेट और करेंसी पेयर कोड को हम कैसे रीड कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने समझाया है, तो उसको ध्यान से देखना। एंड पहले इसको देख लो, फिर मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पिप एंड देन व्हाट इज पिपेट एंड हाउ टू रीड अ करेंसी पेयर कोड। ठीक है, सबसे पहले देखो व्हाट इज पिप। तो पिप को मैंने बताया था दैट इज परसेंटेज इन पॉइंट होता है, नहीं बताया था तो चलो फिर से बता देती हूँ। एक परसेंटेज इन पॉइंट होता है इसका एक्रोनिम, और बेसिकली ये जो भी करेंसी पेयर में चेंज आता है इन वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, उसको ये मेजर करता है। और हमेशा जो भी करेंसी पेयर हम देखते हैं उसका 4th डेसिमल प्लेस हमारा पेप होता है। अब एग्जाम्पल से समझो, अभी नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम यूरो यूएसडी, जो कि मान लो सपोज करो 1.8300 से, ये एक एक्सप्लेन वैल्यू है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा वैसे इन टर्म्स ऑफ मत लेके जाना, क्योंकि ये एक्सप्लेन वैल्यू एग्जाम्पल के पर्पज के लिए। 1.3800 से 1.8305 मूव किया इसने, यानी यूरो अगेंस्ट यूएसडी के इसने मूव किया। तो इसमें आप कैसे पता कर सकते हो कि इसमें पिप कहाँ पे है, कौन सा प्लेस होता है जिसको हम पिप कहते हैं। तो एकदम इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द करेंसी पेयर्स के लिए आपका जो पिप वैल्यू होता है वो 4th डेसिमल प्लेस होता है, यानी डेसिमल से आपका 4th प्लेस, यानी 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया, ये आपका जो 4th डेसिमल प्लेस है दैट इज कॉल्ड योर पिप। यानी 1.3800 से 1.305 जा रहा है, तो ये आपका जो 0 और 5 है, लास्ट के डिजिट भी कह सकते हो या फिर कह सकते हैं डेसिमल से 4th प्लेस का जो है वो आपका पिप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, यानी यहां से मूव करने के लिए यहां तक मूव करने के लिए इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, कितने पिप्स का डिफरेंस आया, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। एकदम इजिली तरीका भी मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार अपना दिमाग लगाओ। अगर आप यहां ध्यान से देखो 0 से 5 है, यानी इसमें इंक्रीज ऑफ 5 पिप्स आया। अगर एक तरीका और भी देखो तो इसमें आप देखोगे, इसमें इसको प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो मतलब आपको दिख रहा है कि ये बड़ा डिजिट है और जो भी है, तो उसमें आपका डिफरेंस जो आएगा वो आपका पिप साइज होगा। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, यानी यहाँ बढ़ रहा है, जब घटेगा तो माइनस करेंगे, जब बढ़ रहा है तो हम प्लस करेंगे। एकदम सिंपल सा वैल्यूएशन होता है। तो 8300 से 8305 जा रहा है, यानी यहाँ पे 0 से 5 जा रहा है, यानी 5 पिप्स का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। अब एक और एग्जांपल देते हैं यूरो यूएसडी का, यानी यूरो अगेंस्ट यूएसडी मूव कर रहा है 1.8400 से 1.8350। अब जो हमारा 4th डेसिमल प्लेस है, जो मैंने बताया पॉइंट से 4th डेसिमल प्लेस आपका पिप है। अब यहाँ पे कितना पिप का डिफरेंस आया,
अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा आपका? अ डिक्रीज ऑफ, यानी यहाँ घट रहा है। देखो यहाँ 400 था, यहाँ 350 हो गया। यानी जब इसमें बड़े वाले से छोटे वाले को आप माइनस करोगे, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 50 पिप्स का डिक्रीज आया है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अब एक चीज और ध्यान लो, जो भी जापानीज येन यानी जेपीवाई के पेयर्स होते हैं वो स्पेशल पेयर्स होते हैं। यहाँ पे आपका जो पिप होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपका पिप वैल्यू होता है सेकेंड डेसिमल प्लेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, यूएसडी के अगेंस्ट अगर जेपीवाई पेयर्स हम लेते हैं, मान लो सपोज करो 100.10 से 100.15 जा रहा है, तो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट के बाद से जो सेकेंड डेसिमल प्लेस होगा, यानी पॉइंट के बाद से 1 2, ये आपका सेकेंड डेसिमल प्लेस है, तो ये आपका पिप होगा। यानी यहाँ 0, यहाँ 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है पिप का, मतलब कितने पिप्स का डिफरेंस आया है, यानी 10 था यानी 15 हुआ, तो यहाँ बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि मैम यहाँ पे 5 पिप्स का इंक्रीमेंट आया। और याद रखना, जापानीज में यानी जेपीवाई का जब भी पेयर हम लेते हैं तो इसमें सेकंड पेयर का आपका जो होता है वो पिप वैल्यू होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द करेंसी पेयर्स में लेते हैं उसमें 4 डेसिमल प्लेस होता है। वो डेसिमल से आप लोग आइडेंटिफाई कर लो। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, यूएसडी अगेंस्ट जेपीवाई अगर मूव कर रहा है 100.35 से 100.15, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ना। अगर आप कहोगे यहाँ पे सेकेंड डेसिमल प्लेस है, बढ़ रहा है, इसीलिए कहती हूँ थोड़ा ध्यान दिया करो। वहां 35 था, अब आके 15 हो गया, यानी यहाँ पे डिक्रीज हुआ। तो अगर आप जब बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करोगे, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 35 से जब 15 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 20 आएगा ना। 20 पिप्स का यहाँ पे डिक्रीज आया है। ये एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि कितना पिप्स है, कितने पिप्स का डिफरेंस आया है। और याद रखना, जो नॉर्मल करेंसी पेयर्स होते हैं यानी जो मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं उसमें 4 डेसिमल प्लेस होता है, और जो आपका जेपीवाई पेयर्स होते हैं वो स्पेशल केस होता है, उसमें सेकेंड डेसिमल प्लेस पे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज पिपेट। तो एक फ्रैक्शनल पिप होता है, कह सकते हैं एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जिसमें हम 1/10 पार्ट लेते हैं, यानी कोई भी पिप का 1/10 पार्ट जो होता है वो आपका पिपेट होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इसमें जब भी हम पिपेट की बात करते हैं तो आपका जो भी मोस्ट ऑफ द करेंसी पेयर्स में होते हैं, अगेन जो मैंने बात किया था सारे मेजर करेंसी पेयर्स में 5th डेसिमल प्लेस पे जो होगा वो आपका पिपेट कहलाएगा। लेकिन अगर जापानीज येन पेयर्स की बात करें तो वहां पे 3rd डेसिमल प्लेस जो होगा यानी आपके पॉइंट से जो 3rd डेसिमल प्लेस होगा वो आपका पिपेट कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यूरो अगेंस्ट यूएसडी अगर मूव कर रहा है 1.800, यहाँ 5 जो है ये आपका, देखो नीचे एक फ्रैक्शनल पार्ट है, फिर 1.58505 और 7, ठीक है। अगर यहाँ आप देखो पॉइंट से 1 2 3 4 5, ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ये आपका 5th डेसिमल प्लेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आपका पिपेट है। पिप आपका ये हो जाएगा 4th डेसिमल प्लेस यानी 0 और 5, लेकिन अगर पिपेट की बात करेंगे तो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1/10 ऑफ अ पिप, तो यानी यहाँ जो 5 है और ये 7 है ये आपका पिपेट हो जाएगा, ये 5th डेसिमल प्लेस पे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, तो आप कहोगे यहां से यहां तक बढ़ा 5 पिप, और इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5.2 पिप्स। याद रखना, क्योंकि देखो यहाँ पे है आपका 5, यहाँ पे 7 है, तो जब 7 से 5 को माइनस किया तो 2 आया, उसके बाद से 0 से 5 ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ 5.2 पिप्स का। अब एक समरी ले लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। समरी हमने लिया, सबसे पहले हमने देखा दैट व्हाट इज पिप। तो जो भी चेंज इन वैल्यू, यानी कोई भी करेंसी पेयर में, यानी कोई भी करेंसी पेयर के बीच में जो भी वैल्यू का चेंज आता है उसको हम पिप कहते हैं, ठीक है। पिप हमेशा हमारा 4th डेसिमल प्लेस होता है, यानी 4th डेसिमल प्लेस जो भी मेजर करेंसीज में आएंगे वो हमारा पिप होगा। लेकिन जापानीज येन यानी येन पेयर्स में, जेपीवाई पेयर्स में हमारा जो 2nd डेसिमल प्लेस होता है उसको हम कंसिडर करते हैं पिप। अब हम बात कर ले पिपेट क्या होता है, तो 1/10 ऑफ अ पिप, यानी एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है आपका पिप का, उसको हम पिपेट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वो जो 5th डेसिमल प्लेस पे आता है 1 2 3 4 5, उसको हम पिपेट कंसिडर करते हैं। जो 4th डेसिमल प्लेस पे आता है उसको हम कहते हैं पिप, एग्जैक्टली। उसके बाद से जापानीज पेयर में यानी जेपीवाई पेयर्स में स्पेशल केस होता है, यानी 3rd। अब इसमें एक और चीज है, जब हम जेपीवाई पेयर्स में देखेंगे तो हमेशा 3rd डिजिट पे, अगर मैं यहीं पे आपको समझाऊं, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया
5 और यहाँ पे लिख दिया 7। तो 1 जापानीज पेयर्स में हमेशा थर्ड डेसिमल प्लेस पे हमारा आता है पिपेट। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5.2 पिप्स का हमें एक इंक्रीज देखने को मिला। आई होप आपको ये समझ में आया हो और आपने ये एंजॉय किया हो। ये समरी लिख लेना, समरी समझ में आ गया होगा। सो गुड। आई होप आपको ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ माइंड समझ में आया होगा। पिप कैसे चेंज होता है, पिप का डेसिमल पॉइंट क्या होता है और पिपेट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। उसके बाद से जापानीज पेयर्स में स्पेशल केस होता है और मेजर करेंसी पेयर्स में स्पेशल केस होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और कैसे करेंसी पेयर्स को हम रीड आउट कर सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। पिप कैसे आइडेंटिफाई करें, पिप का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कहाँ इंक्रीमेंट है कहाँ डिक्रीमेंट है, ये सब बेसिक जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन जो हमने बचपन में देखा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। ओके, आई होप आपने सब कुछ देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि दैट कैसे पिप, पिपेट और फोरेक्स करेंसी पेयर्स को हम रीड करते हैं, उनके कोड्स को। ओके, तो देखो अगर आप अच्छे से इसको तैयारी करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और जब मार्केट में आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं और कैसे दिखती हैं। अब हमारे लिए जो मैटर करता है दैट इज़ हमें बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखो आपका ब्रोकर आपसे किस टाइप के चार्जेस ले रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दैट व्हाट इज़ बिड प्राइस आपका। तो देखो ये ऐसा प्राइस होता है कि जहाँ पे जो आपका बायर है वो आपको कितना हाईएस्ट प्राइस दे सकता है फॉर अ करेंसी पेयर, यानी द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ करेंसी पेयर, यानी एक करेंसी पेयर के लिए आपका बायर कितना हाईएस्ट प्राइस पे कर सकता है, तो उसको हम बिड प्राइस कहते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच यू कैन सेल द बेस करेंसी। बेस करेंसी कौन सी होती है, जो पहले अपीयर होती है। यूरो यूएसडी में सबसे पहले क्या है आपका यूरो बेस करेंसी और यूएसडी आपकी कोट करेंसी, यानी पहली करेंसी को खरीदने के लिए हमारा बायर कितना करेंसी मतलब कितना प्राइस दे सकता है, हाईएस्ट प्राइस, उसको हम बिड प्राइस बोलते हैं। फिर आता है आस्क प्राइस, यानी उसकी मांग, मतलब कहते हैं ना उसकी मांग कितनी है। तो द लोएस्ट प्राइस अ सेलर, यानी कितने लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस में आपका सेलर उस करेंसी पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब जैसे $1 खरीदना है तो हमें इंडियन करेंसी में 83 से 85 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यानी हम लोएस्ट से लोएस्ट जाएंगे कि हमें कम से कम देना पड़े और हमें एक अच्छी करेंसी पेयर मिल जाए। तो वो होती है आस्क प्राइस दैट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच यू कैन बाय द बेस करेंसी, यानी आप किस प्राइस पे बेस करेंसी को बाय कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज स्प्रेड, यानी बिड और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड योर spread. Okay, यानी it reflects the cost of trading and the market liquidity. Tighter spreads indicate higher liquidity. Spread आपका कटता है, यानी एक टाइप की कमीशन फीस होती है जो आपका ब्रोकर आपसे लेता है। अब जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें अगर, तो वहाँ पे जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पे सारे ट्रेड एग्जीक्यूशन होने के बाद जब मार्केट बंद हो जाता है तब आपका ब्रोकर आपसे पैसा कट करता है, अपना जो भी कमीशन चार्ज होता है, ब्रोकरेज चार्ज बेसिकली जिसको बोलते हैं, वो कट करता है। एंड देन दूसरे दिन आपके जो फंड होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन होता है कि ये आपका फंड बचा हुआ है, आपने इतना मार्जिन यूज़ किया था, इतना कैपिटल डिप्लॉयड हुआ और ये सारी चीज़ें आपकी हो। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ये चीज़ें पहले होती हैं, यानी आप जैसे ही किसी करेंसी में ट्रेड करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले स्प्रेड कटेगा। आपके स्प्रेड अलग अलग होते हैं, जिस करेंसी में ट्रेड करोगे, जिस करेंसी में हाई वोलेटिलिटी होती है वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड कटते हैं, वहाँ पे टाइटर स्प्रेड होता है। तो ये सब जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से फोरेक्स कोट्स के पेयर्स को, यानी करेंसी पेयर्स को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, बट फिर से यहाँ पे मैं एक बार बता दे रही हूँ दैट देखो अगर मान लो यूरो यूएसडी का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे 1.1850 अगेंस्ट 1.1852 है आपका। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें आपको पिप कहाँ है आपका, सबसे पहले यही बताओ मुझे। तो मैंने बताया था कि फोर्थ डेसिमल प्लेस जो होता है वो आपका पिप होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ डेसिमल प्लेस क्या है, 0 और 2। ठीक है, दोनों में अगर देखो तो 0 और 2 का, यानी अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि कितने पिप का इंक्रीमेंट आपको मिला है तो यहाँ पे आपको 0.002
का मिला है, ठीक है। आप यही कर सकते हो, यानी बेसिकली 2 पिप्स का यहाँ हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं पूछूं तुमसे कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस अभी जो मैंने बताया उसके बिहाफ पे कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो, तो देखो दिस मीन्स बेसिकली दैट यू कैन बाय 1 यूरो फॉर 1.1852, यानी आपकी जो कोट करेंसी है उसको आपको सेल करना पड़ेगा टू बाई दैट 1 यूरो, यानी ये आपकी आस्क प्राइस हुई, और सेल 1 यूरो फॉर 1.1850, ये आपकी बिड प्राइस हुई, यानी 1.1850 जो पहले अपीयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड योर बिड प्राइस, एंड 1.1852 दैट इज कॉल्ड योर आस्क प्राइस। समझ आ गया, यानी कितनी ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट आपका बायर पे कर सकता है टू बाई दैट बेस करेंसी, और वो आपका अमाउंट कितने लोअर से लोअर अमाउंट में प्राइस में आप एक खरीद सकते हो करेंसी पेयर को बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है इफ़ यूरो यूएसडी इज कोटेड एज 1.1850 अगेंस्ट 1.1852, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बिड प्राइस क्या हुई, मैंने अभी बताया जो बेस करेंसी होती है उसको हम बिड प्राइस बोलते हैं, तो 1.1850 यूएसडी पर यूरो हमें ये पड़ रहा है, और आस्क प्राइस हमें क्या पड़ रहा है 1.1852 यूएसडी पर यूरो। तो यानी अगर हमें स्प्रेड पूछेंगे कि यहाँ स्प्रेड कितने का कटा, तो अभी मैंने बताया ना 0 पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस पे है आपका पिप, 4th डेसिमल प्लेस, तो आपके 1 2 3 3 0 लगाएंगे एंड 4th डेसिमल प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 0 से 2 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे पिप का। समझ आ गया, ये बेसिक है। तो यहाँ पे स्प्रेड हमारा कटेगा 0.0002, यानी 2 पिप्स का। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ तक सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। अब देखो इसके बाद से जो लिवरेज का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ब्रॉड होने वाला है, इसलिए उसके लिए मैंने उसका पार्ट अलग कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। एंड आज थोड़ी सी छोटी सी डिमांड रहने वाली है मेरी। पिछले वीडियो में 294 और आई गेस 300 लाइक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इस वीडियो पे आप 500 लाइक्स कर देना। मैं कोशिश करूँगी कि सेकेंड वाला पार्ट, मतलब इवन वीडियो नंबर 3 यानी वॉल्यूम नंबर 3 आपके लिए बेहतरीन होगा, और ऐसा कोर्स अभी तक किसी ने नहीं डिज़ाइन किया होगा, ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि पहली वाली वीडियो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आई, तो इतना छोटा सा आप मेरे लिए कर सकते हो, क्योंकि मुझे इससे कुछ मिलेगा नहीं, बट कहते हैं ना एक इंगेजमेंट आपसे होगी, एक कहेंगे कि एक कम्युनिटी बिल्ड करूँगी मैं, जहाँ पे एक सही लोग होंगे। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें थोड़ी बोर कर रही होगी, क्योंकि वो उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन एक बार बिगनर्स के बारे में भी सोचो। जस्ट बिकॉज दैट माई कोर्स इज़ ऑल अबाउट बिगनर टू एडवांस लेवल, तो मुझे बिगनर से ही स्टार्टिंग करना पड़ेगा। मैं एडवांस नहीं जा सकती, एडवांस जाऊँगी तो मेरे बिगनर्स वालों को नहीं समझ में आएगा। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होगे, एंड ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो कॉमेंट सेक्शन में थोड़ी सी तारीफ़ कर देना कि हाँ एक्सप्लेनेशन जो भी है सारी चीज़ें समझ में आई। आप पिप और पिपेच और करेंसी पेयर के कोड्स को रीड कर पा रहे हो, स्प्रेड निकाल पा रहे हो, आपका क्या है बिड आस्क प्राइस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। टिल देन टेक केयर, और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और सारे नोट्स ज़रूर बताना। ओके, टिल देन टेक केयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लिवरेज के बारे में बात करेंगे, और लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे आपको कुछ स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट्स और नैनो लॉट्स के बारे में भी मैं बताऊँगी, बेसिकली लॉट साइज। ओके, टिल देन टेक केयर।